जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 10। आप लोग को याद होगा कि आप लोग का एक गोल सेट किया गया था। जी हाँ, वही गोल जो आप लोग को 95+ लाने के लिए सेट किया गया था कि आप लोग को जो है इस बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग को 95+ लेके आना है तो आना है। और इस गोल को अचीव करवाने के लिए जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल के द्वारा जो है वो हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट आप लोग का मॉडल सेट दिया जाएगा। उसके अलावा आप लोग को जो है वो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा चीज करवाया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को याद पड़ जाए कि जी हाँ, हम लोग का एक गोल सेट किया गया था और उस गोल को अब अचीव करने का समय भी आ चुका है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर #1 वीडियो देख लेते हैं और बाकी का 4 वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग अपना गोल को अचीव नहीं कर पाइएगा। अगर गोल को अचीव करना है तो सारा का सारा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, 5 हैशटैग वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट, इसमें हम लोग फिलहाल जो है वो #1 वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद 4 वीडियो और विज्ञान के आएगा। हिंदी का ऑलरेडी एक बन चुका है और उसमें भी जो है वो आगे बनते ही रहेगा। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि निम्नांकित प्रश्नों का सही विकल्प को चुनना है। बोला है कि निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। उष्माशोषी का मतलब समझिए, उष्मा करवाने के लिए हम लोग को जो है उसको अभिक्रिया करवाने के लिए जो हम लोग को उसको उष्मा देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर उष्मा देंगे तभी जो है अभिक्रिया कर पाएगा। तो कोयला को जलना, हाँ, कोयला अगर जलाना है तो क्या हम लोग को उसमें उष्मा देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है ना। तो ये उष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। वनस्पति पदार्थ को खाद में अपघटन करना, इसमें हम लोग को जो है वनस्पति पदार्थ जो भी है उसको खाद बनाने के लिए क्या हम लोग को उष्मा देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है, तो ये भी उष्माशोषी नहीं होगा। श्वसन प्रक्रिया में हम लोग को उष्मा देना पड़ता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके जो है वो त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में जो है हम लोग उष्मा को देते हैं। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान, ठीक है, नमी वाला दिन है जिसमें नमी ठंडक दिन में रहता है और बरसात के दिन में रहता है, उस समय जो है गैस तैयार करने के लिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के लिए दौरान जो है गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब में गुजारा जाता है। ठीक है, तो गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड जो है क्या भूमिका निभाता है? फिर से एक बार समझिए कि नमी वाला दिन है, वातावरण में जब नमी रहता है उस समय क्या होता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करना है, उस समय क्या होता है कि गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से जो है गुजारा जाता है। तो गार्ड ट्यूब के लिए जो है कैल्शियम क्लोराइड की क्या भूमिका होता है? तो सबसे पहला कि उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, गैस को नम करना या गैस की नमी को अवशोषित करना। तो देखिए, नमी वाला दिन की बात किया गया था ना, तो नमी को अवशोषित करेगा ना, तो गैस से नमी को अवशोषित करना, यही सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? ठीक है, समजातीय श्रेणी में किसको नहीं देखा जाता है? तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन, CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, भौतिक गुणों में क्रमनिकता या समान कार्यात्मक समूह को। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? देखिए, अगर आप लोग को गोल अचीव करना है तो सारा का सारा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और अपने जितने भी दोस्तों हैं जिनको जो है ये टारगेट अचीव करना है, उन लोगों को जो है वो भेज दीजिए, पूरा वीडियो शेयर कर दीजिए। बोला निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है? नीचे जो यहाँ आप लोग को 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से द्विविस्थापन मतलब देखिए, अभिकारक में कौन जो है वो 2 चीजें जो है 2 अभिकारक जाके विस्थापित हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए, पहले सोडियम जो है सल्फेट साथ में है, सोडियम और सल्फेट साथ में है। यहाँ कौन कौन साथ में है? बैरियम क्लोराइड, ये दोनों साथ में है। लेकिन यहाँ देखिए कौन कौन साथ में हो गया, यहाँ सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ में है, यहाँ बैरियम जो है क्लोराइड के साथ में है, लेकिन यहाँ बैरियम जो है वो किसके साथ में हो गया? सल्फेट के साथ में हो गया। बैरियम यहाँ क्लोराइड के साथ में था, यहाँ सल्फेट के साथ में हो गया। एक यहाँ हुआ, एक विस्थापन हुआ। उसके बाद आगे चल के देखिए, यहाँ जो है वो सोडियम जो था इसमें सल्फेट के साथ में था, लेकिन यहाँ सोडियम किसके साथ में हो गया? क्लोराइड के, सॉरी, हाँ, क्लोराइड के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन यही इसी में हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब ऑप्शन में हम लोग देखेंगे केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की जो है मोल अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है, 2:1 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नांकित में से किस घोल का अधिक मात्रा मिलाने से वो जो है परिवर्तन उलट जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि लाल लिटमस पत्र यहाँ क्या कर रहा है, एक जलीय घोल है, घोल मिला हुआ है, जलीय घोल है, और उसको जो है उसमें लाल लिटमस पत्र को डाला जा रहा है तो उसको नीला कर दे रहा है। यहाँ नाम देखिए अनिल, अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, मतलब लाल को नीला कर रहा है। अम्ल यहाँ नहीं है, क्षारक है, क्षारक ही है ना। देखिए अनिल नीला जो है, अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, लेकिन यहाँ लाल जो है वो नीला कर रहा है। तो ये क्षारक प्रकृति का है। तो इसमें हम लोग क्या, अब क्षारक है तो इसमें क्या मिला देंगे कि इसका जो है परिवर्तन हो जाएगा, उलट जाएगा। तो इसमें अम्ल हम लोग मिलाएंगे। तो अब यहाँ चारों ऑप्शन में देखेंगे कि अम्ल कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक जो है वो क्या है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर का एक घटक जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक जो है किसके साथ में मिलकर ये बना हुआ है, तो टार्ट्रिक एसिड के साथ मिलकर बना हुआ है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातुओं को खींचकर पतले तार बदलने की क्षमता को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो तन्यता बोलते हैं। आधारनीयता किसको बोलेंगे, जब चादर की तरफ फैलाया जाता है, एक जो है तार है ना, धातु जो है इसको चादर की तरफ फैला दिए तो इसको आधारवर्ध्यता बोलते हैं, लेकिन अगर लंबा तार खींचा जा रहा है तो उसको तन्यता बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, हाँ आयनिक यौगिक नहीं है, सो पूछा है, तो HCl नहीं है और CCl4 नहीं है, तो 2 और 3 कहाँ है, बी नंबर में, तो 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह होता है, OH कार्यात्मक समूह, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनाइक या फिर तो ब्यूटेनल, एल्कोहल, एल्कोहल, हल, एल्कोहल, ब्यूटेनॉल इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ऑल एल्कोहल। नेक्स्ट है कि यौगिक CH3, CH2, CHO का जो है नाम क्या है, तो इसका नाम प्रोपेनल है, प्रोपेनल, प्रोपेनल नल अल, हाँ प्रोपेनल ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग मुख गुहा से भोजन को अंदर करते हैं, ये सही बात है। उसके बाद वो धीरे धीरे चबा के उसको जो है वो ग्रसिका के माध्यम से धीरे धीरे अमाशय तक पहुंचता है। अब अमाशय में जाके वहां जो है प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का तो मुंह में पच जाता है थोड़ा सा, और यहाँ प्रोटीन पचता है। बड़ी आंत में तो पाचन होता ही नहीं है, पानी पचता है वहां। छोटी आंत में जो है अंतिम पाचन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो छोटी आंत। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, सांस जब हम लोग लेते हैं तो गैसों को आदान प्रदान जो है वो किस जगह पर होता है, तो फेफड़ों और एल्वियोला, फेफड़ों और एल्वियोली, हाँ बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क दिमाग जो है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है ना पक्ष मस्तिष्क होता है। क्या बोला है कि मस्तिष्क के बारे में जो है बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, सही जो है वो छांटना है। तो मस्तिष्क का सोचने वाला पश्चिम मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो आगे का मस्तिष्क सोचता है, सोचने वाला काम जो है अग्र मस्तिष्क का होता है, तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि का केंद्र अग्र मस्तिष्क, हाँ सोचने वाला हो गया, सुनने वाला, देखने, ये सब अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी मतलब अनैच्छिक क्रिया जो हम लोग को जो है कंट्रोल में नहीं रहता है, वो जो है मेडुला अल्वागेटा के द्वारा किया जाता है, ये भी सही बात है, मतलब दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। उसके बाद आगे क्या है कि सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम नहीं करता है। तो इसमें 2 और ये 3 ये सही हो जाएगा, तो 2 और 3 जो है वो सी नंबर में है, तो 14 का जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेमेल, बेमेल जोड़ी का जो है चयन करना है। एड्रेनाइन, प्यूटरी ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन वृषण में होता है, ये सही है। क्या बोला सही को जो है ना, बीमेल मतलब जो गलत है ना, ये तो सही है, ठीक है। एस्ट्रोजन अंडाशय में होता है, ये महिला का हार्मोन है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, ये 3 भी सही है, तो बेमेल गलत कौन है, तो ए नंबर ही गलत है। नेक्स्ट है कि एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरित कोशिका को उत्पन्न करने वाला भाग जो है क्या होता है। देखिए एक फूल है और फूल में जो है स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होता है। पुंकेसर में क्या होता है, तो तंतु होता है, परागकण होता है, और परागकण में परागकोश होता है, ठीक है, इतना ही भाग होता है। लेकिन स्त्री केसर में क्या होता है, तो वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और वर्तिका होता है। लेकिन बोला कि फूल का जो है वो नर और मादा युग्मक जो है अंकुरित मतलब जहां से जो है अंकुरित करके बीज बनाना शुरू करता है, वो कौन सा भाग होता है, तो परागकोश और अंडाशय, सी नंबर इसका हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट है कि अमीबा, स्पाइगोयरा
और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता क्या होता है? तो दोनों में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन इसमें नहीं होता है, स्त्री या पुरुष या फिर तो मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ता इसमें। नेक्स्ट है कि नीचे दी गई सूची में उस लक्षण को चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। जी हाँ, अर्जित कर सकते हैं लेकिन विरासत में नहीं मिलेगा, ऐसा जो है वो शरीर का आकार हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का विकास का सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में 4 डायऑप्टर शक्ति होती है जिसका फोकस दूरी जो है वो 0.25 मीटर होता है, ठीक है। 4 और इसको अगर काटेंगे तो ठीक है, ये तो सही है। और उत्तल में -4 है और इसको जब फोकस दूरी निकालते हैं तो 0.25, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो ये प्लस में दे रहा है, तो ये गलत है। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। अब एक अवतल लेंस में जो है वो 4 डायऑप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी, माइनस वाला गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में बात रहा तो एक निम्नलिखित में से कौन सही है? तो उत्तल लेंस में 4 डायऑप्टर, उत्तल लेंस में जो है प्लस में ही होता है, ठीक है, अवतल लेंस में माइनस में होता है, ठीक है। तो इसका ए नंबर ही सही हो जाएगा, 20 का ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो है वो 2 मीटर से अधिक दूरी पर खड़ा है, स्पष्ट रूप से जो है नहीं देख पाता है। देखिए एक आदमी है यहाँ खड़ा है, मान के चलिए कि एक आदमी है यहाँ खड़ा है और यहाँ जो है कोई चीज रखा हुआ है, इसको नहीं देख पा रहा है, 2 मीटर में है, तो इसको तो सबसे पहले तो निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि जिस चीज को वो नहीं देख पा रहा है, निकट की चीज अगर नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, दूर की चीज को नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। तो निकट की ही चीज को नहीं देख पा रहा है तो सबसे पहले तो इसको निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए जो है वो किस तरह का लेंस चाहिए? हाँ, ये कौन सा लेंस है? तो ये है अवतल लेंस, ठीक है। अब इसमें जो है फोकस दूरी हम लोग को किस चीज में होगा? एफ, फोकस दूरी यहाँ हो जाएगा, तो ये यहां से इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हम लोग का फोकस दूरी माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग लेंस का क्षमता निकालेंगे तो 1/f हो जाएगा बराबर 1। अब f हम लोग कितना है? -2 है। अब इसको जब भाग दे देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 0.5 माइनस में, ठीक है। तो 0.5 माइनस में डायऑप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की निम्नांकित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। कहीं दिख रहा है? विक्षेपण, सी नंबर। नेक्स्ट है कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोध का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो जोड़िए पहले 1/5 1/5 है ना, इस तरह से जो है जोड़ जाड़ के आप लोग देखिएगा तो पूरा जो है 1/25 ओम बनाया जाएगा। प्रतिरोध नहीं बदलती है अधि, कब नहीं बदलेगा? तो प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए तब प्रतिरोध नहीं बदलेगा, सी नंबर। गलत कथन को चुनना है, गलत कौन है? हाँ, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को जानने का सरल नियम है, सही है। दायां हाथ का अंगूठा नियम जो है धारा ले जाने वाली चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का उपयोगी होता है, सही है। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है जबकि पर्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है, ये भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? तो ये आपका यही डी नंबर गलत हो जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू उपकरण को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज आप लोग देखते होंगे कि फ्यूज जो है ज्यादा ओवरलोड हो जाता है या फिर तो ज्यादा वोल्टेज आता है तो फ्यूज जल जाता है ना, तो फ्यूज का उपयोग करके हम लोग जो है इसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो जल संग्रहित जल और स्थित ऊर्जा विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वे जीवाणु जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? उत्पादक बोला जाता है। चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश, तो चिपको आंदोलन जो किया गया था कि पेड़ में जाके लोग चिपक जाते थे, तो इसका क्या संदेश दिया जाता है? तो वन जो है जंगल संरक्षण प्रयास, जंगल को जो संरक्षण करना है उसके प्रयास में समुदाय में जो है शामिल होना है, ठीक है। तो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव 30। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे और अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको जो है वीडियो फेंक के मार दीजिए, वीडियो फेंक दीजिए उन लोगों के पास, ताकि जो है अपना गोल जो है वो भूल चुके होंगे तो ये याद आ जाएगा और 95+% जो है वो आप लोग अचीव कर पाए। प्रकृति में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोत का सूची बनाना है।
और 2 यौगिक का नाम बताना है जहां साधारण नमक को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 2 मुख्य स्रोत क्या है, हम लोग कहां से जो है वो नमक को ला पाते हैं, तो समुद्र के जल से नमक को निकालते हैं, सेंधा नमक और झील का खारा पानी से। अब इसके यौगिकों 2 यौगिक कौन कौन से हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है कि कार्बन यौगिक की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलाकर बनाए गए यौगिकों से भी देखिए, कार्बन में जितना यौगिक की संख्या है, जितना भी तत्व है दुनिया में, वो सारा तत्वों को मिला दिया जाए, दुनिया में जितना भी तत्व है वो सारा तत्वों को मिला दिया जाए, और कार्बन का जो यौगिक होता है, वो कार्बन के यौगिक वो सबको मिलाने के बावजूद भी कार्बन का यौगिक जो है वो अधिक होगा, ये बात बोला है। और 2 कारण भी बताना है, और इस कारण को जो है पुष्टि भी करना है कि कैसे। तो सबसे पहली बात कि कार्बन यौगिक की विशाल संख्या होने की, देखिए कार्बन हर एक जगह है, कार्बन हर एक चीज में है, यहां तक कि आदमी में भी है, कपड़ा में भी है, हर चीज में कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन यौगिक विशाल संख्या होने के निम्नलिखित 2 कारण है। कार्बन यौगिक की श्रृंखलन गुण होना इसके वजह से ज्यादा है, और कार्बन का चतुर संयोजकता जो है कार्बन का 4 है बारीक कक्ष में, तो इस वजह से। एक और प्रश्न है, उसका भी आप लोग हो सके तो आंसर लिख पाएंगे। एथेनॉल का एथेनाइक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण एजेंट को जो है वो लिखना भी है। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, कमी होता है, आप लोग को याद होगा, है ना। ऑक्सीकरण देखिए आप लोग पढ़े होंगे, उपचयन अपचयन पढ़े ना, तो ये आता होगा। तो एथेनॉल का एथेनाइक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होता है, और इसलिए एथेनॉल को एथेनाइक अम्ल में रूपांतरित किया जाता है, और इसको रूपांतरित को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी माना जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण एजेंट का जो है वो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है, अथवा जो है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है। नेक्स्ट है कि मध्यस्थीय, मतलब जो है देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु और सबसे कम, इस तरह से आप लोग को क्लास 9 या क्लास 10 की ही बुक में है, इस तरह से था, सबसे अधिक वाला लिखा हुआ था, पोटेशियम से लेकर सीधे नीचे तक में जो है कम अभिक्रियाशील धातु, तो उसमें से मध्य वाला, बीच वाला को पकड़ना है, ठीक है। अब मध्य क्रियाशीलता वाली एक धातु लेना है, या फिर तो उसका नाम बताना है, तथा उसको सल्फाइड अयस्क से इस धातु को निष्कर्ष के 3 मुख्य चरण भी लिखना है। तो हम लोग यहाँ जस्ता जिंक को ले लेते हैं, ठीक है। धातु का निष्कर्ष के 4 चरण हम लोग, धातु को जो मध्य क्रियाशीलता वाला धातु है जिंक, जस्ता का हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको आगे देखते हैं, तो इसका 4 चरण क्या हो सकता है, तो अयस्क का सांद्रता, सल्फाइड अयस्क का सांद्रता, दूसरा जो है सांद्रिक अयस्क की धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, और तीसरा चरण जो है वो धातु के ऑक्साइड में धातु का निष्करण, और चौथा चरण जो है वो धातु का परिष्करण। नेक्स्ट आता है कि उत्सर्जन क्या है। ओहो, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है। एक कोशिकीय जीव में अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं। देखिए उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक चीज है उसको बाहर निकल जाना ही सही बात है, ठीक है। और शरीर के अंदर में हानिकारक चीजों को शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया के ही जो है हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट को कैसे बाहर निकालते हैं, वो सबके पास तो एक जो है कोशिका रहता है, और हम लोग के पास तो बहुत सारा कोशिका है। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब को बाहर निकालना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। और एक कोशिकीय जीव अपने जो है अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए विसरण की प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं, और विसरण प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ को जो है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा जो है सीधे बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रत्येक के 2 काम लिखना है, ठीक है। वृषण का काम क्या है, तो शुक्राणुओं का उत्पादन करना, और नर का जो जनन हार्मोन होता है उसको संश्लेषित करना, बनाना, ठीक है। कौन कौन, नर के लिए कौन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। अंडाशय का काम क्या है, तो मादा लैंगिक अंगों का विकास करना, और मासिक चक्र जिसको लोग पीरियड बोलते हैं उसको नियमन करना, मतलब टाइमली आना। नेक्स्ट है कि मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा और फैलोपियन ट्यूब के काम को बताना है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, देखिए जब बच्चा जो है पेट में जब रहता है, माँ के पेट में बच्चा रहता है, तो उसमें प्लेसेंटा के द्वारा ही जो है वो माँ से जो है वो पोषक तत्वों को जो है वो बच्चा में जाता है। ये चीज तो आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो अब आगे है कि प्लेसेंटा का कार्य, तो प्लेसेंटा अपरा इसको हम लोग बोलते हैं, द्वारा जो है वो भ्रूण को विकसित होने के लिए जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसको भोजन, श्वसन, उत्सर्जन सारा चीज जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, तो अंडाणु जो होता है, अंडा होता है, उसको गर्भाशय तक पहुंचाना, है ना, और निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना। निषेचन जो होता है जब शुक्राणु और अंडा जो मिलता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने
हमें अपने वनों को संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो वन की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारण भी बताना है। तो हमें वनों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को जो है स्थापित करते हैं। वन में हम लोग का वर्षा, जो जंगल अगर रहेगा तो वर्षा में भी सहायता होता है और जलवायु को भी जो है वो अच्छा से बना के रखता है, अनुसरण करता है। नेक्स्ट कि वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन भी है और वे वन प्राणियों को शरण भी देता है, घर रहने के लिए घर भी देते हैं। जिम्मेदारी कारक कौन कौन है, किसके कारण जो है वो वन जो है क्षय हो रहा है, तो कृषि की गतिविधियों के कारण और पशुधन और शहरीकरण के कारण। नेक्स्ट आता है हम लोग जो है वो 3 नंबर वाला 6 प्रश्न को देख लेंगे। एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए जो है सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा, इसमें शामिल रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलन रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और रासायनिक प्रतिक्रिया को जो है पहचान भी करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ अवलोकन हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग हो जाएगा, है ना। रासायनिक जो अभिक्रिया होगा तो ये होगा। पहचान क्या है, तो प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि वियोजन अभिक्रिया शब्द को परिभाषित करना है और तापीय अपघटन और वैद्युत अपघटन का एक उदाहरण भी देना है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। अब इसका जो है जिनके गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल अलग होता है और उसे वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तापीय अपघटन और वैद्युत अपघटन दोनों का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि क्रमशः तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम OH विलयन युक्त 2 प्रकनली A और B नीला लिटमस पत्र विलयन डाला गया है। किसी प्रकनली में जो है वो रंग परिवर्तन देखा जाएगा और रंग परिवर्तन बताएं और उनका कारण भी बताना है। तो प्रकनली A में रंग परिवर्तन को देखने के लिए मिलेगा, रंग परिवर्तन लाल रंग का हो जाएगा और कारण क्या है कि अम्ल जो है वो अम्ल क्या करता है, याद है ये, है ना, अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। नेक्स्ट है कि चित्र की सहायता से साबुन की सफाई की क्रिया को समझाएं। चित्र है, ये चित्र दिख रहा है ना, हाँ यही चित्र। तो अब साबुन कैसे साफ करता है, हम लोग जो है साबुन लगाते हैं, कपड़ा में धोते हैं या फिर तो शरीर में लगाते हैं, तो कैसे जो है वो गंदगी को हटाता है। तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके 2 सिरे होते हैं, ठीक है, और दोनों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। एक तो जल में विलय हो जाता है और एक जो है जल में विलय नहीं होता है। जल में विलय एक सिरे को जल रागी कहते हैं और दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन जो विलय दूसरे जल विरागी होते हैं, है ना, जल विरागी कहलाता है जो कि जल में घूमता नहीं। अब जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु को अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेता है कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन जो है वो पूंछ बन के जो है दूसरा छोर से बाहर निकल जाता है, फेन बन के, ठीक है। और जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था भी होती है जिसके कारण जो है वो हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है और एक सिरा अंदर होता है। ऐसा में अणु का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। और देखिए जब यहाँ साबुन क्या है कि जब तक वो झाग नहीं बनेगा ना तब तक जो है वो साबुन का वो झाग बनना ही होता है, तब जो है वो बाहरी सिरा जो है वो मैल वगैरह निकालता है, अंदर में सिरा रह जाता है, जिससे कि जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि जो है उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है और इस संरचना को जो है मिसेल कहते हैं, ठीक है। ये जो है मिसेल का यहाँ चित्र छापा गया है। नेक्स्ट कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में है। तो मेंडल ने कुछ अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा को लिया, 2 विकल्पी जोड़े को लिया और इसको संकरण कराया, ठीक है, क्रॉस करवाया और इसके लिए उन्होंने गोल बीज और लंबे पौधा और झुरीदार बीज वाले बौने पौधा ये सारा चीज लिया। F1 पीढ़ी में क्या देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए, ठीक है, और गोल बीज वाले थे और इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण होते हैं। और F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि नए संयोजन प्रदर्शित करे, उस समय जो है जैसे कि लंबे पौधे जो थे, कुछ पौधे लंबे थे और कुछ धुरीदार बीज वाले थे, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीज वाले थे। तो दोनों स्थिति में ये निष्कर्ष निकला कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना अथवा झुरीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है और ये स्वतंत्रता पूर्वक जो है वंशानुगत होता है। अब देखिए मेंडल के अनुसार क्या था कि जो लक्षण माता पिता का लक्षण जो है बच्चे में दिखाई दिया उसी को प्रभावी लक्षण बोला जाता है, और माता पिता का लक्षण अगर बच्चे में नहीं दिखाई दिया तो उसको अप्रभावी लक्षण बोला जाता है। नेक्स्ट 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। यदि 15 ओम प्रतिरोध के विभव गिरावट विभवांतर 3 वोल्ट है तो परिपथ में धारा और 10 ओम प्रतिरोध का विभव गिरावट जो है ज्ञात करना है, ठीक है, इसको बनाना है। तो 15 ओम प्रतिरोध में विभव का गिरावट जो है विभवांतर कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है। अब ओम के नियम क्या होता है, तो ओम के नियम होता है I बराबर V बटा R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V हम लोग को कितना दिया हुआ है, कितना वोल्ट, 3 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 15 ओम, तो 15 हो गया 3 बटा 15। अब इसको हम लोग काट देंगे, 3 का 3 3 बटा 15 कितना हो जाएगा, इसको 1 बटा 5 हो गया। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे इस तरह से
तो क्या हो जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 0.2 एम्पियर हो जाएगा। और 10 ओम प्रतिरोध में विभव में गिरावट अगर विभवांतर होता है तो V बराबर क्या होता है फॉर्मूला I गुने R, है ना। तो बराबर हम लोग को कितना एम्पियर आया था 0.2 एम्पियर आया था। 10 जो ओम है 10 ओम प्रतिरोध है तो 0.2 एम्पियर गुने 10 करेंगे तो 2 वोल्ट का विभवांतर। नेक्स्ट है कि या फिर तो उसको नहीं बनाना है, एक और प्रश्न है कि 5 ओम 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और संयोजन जो है वो 30 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। परिपथ में जो है एमीटर भी लगा हुआ है और वोल्ट मीटर जुड़े हुए हैं। सभी उपकरणों को उचित क्रम से जो है वो जोड़ने वाले परिपथ का आलेख चित्र बनाना है और 10 ओम प्रतिरोध का प्रवाहित धारा और विभवांतर जो है क्या होगा वो भी बोला है। तो देखिए यहाँ बनाया गया है, क्या क्या प्रश्न बोला है कि 5 ओम होना चाहिए, 5 ओम यहाँ दिखाया गया है, 10 ओम भी होना चाहिए, 10 ओम भी दिखाया गया है, और 15 ओम तो 15 ओम भी दिखाया गया है। ठीक है, श्रृंखलन में जोड़ना था, श्रृंखल में जोड़ दिया गया है। अब बोला है कि इसमें 30 वोल्ट मीटर भी लगाना है, 30 वोल्ट का बैटरी भी है। ठीक है, तो यहाँ 30 वोल्ट का और वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद परिपथ में एमीटर भी लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। सभी उपकरण उचित क्रमश जोड़े गए हैं, तो ये चित्र तो बन गया। अब आगे जो है 10 ओम प्रतिरोध का प्रवाहित धारा का विभवांतर क्या होगा, तो 10 ओम का निकाल देना है। तो 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बराबर I बराबर फॉर्मूला क्या था V बटा R। तो हम लोग का V कितना दिया हुआ है 30 और R जो है वो कितना बोल रहा था 10 ओम, तो 10 दे दिए। अब इसको काट देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 30 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर। और 10 ओम प्रतिरोध का विभवांतर जो है वो कितना आ जाएगा V बराबर कितना होता है I गुने R। तो 3 एम्पियर हम लोग का जो है वो धारा निकला एम्पियर, और वोल्ट ओम 10 ओम जो है वो प्रतिरोध है, तो 10 तिया 30 तो 30 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम और विवरण तथा उदाहरण सहित बताना है। फ्लेमिंग का नियम का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। तो प्रयुक्त नियम का नाम जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या बताता है, तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार से फैलाना है कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो। इस प्रकार से यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करते हैं तो अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो ये था। नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग प्रश्न को देखेंगे। दिए गए अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, पहला जो है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और उसके बाद दूसरा में जो है साबुन और अपमार्जक की उनकी संरचना और कठोर जल में सफाई की क्रिया के आधार पर तुलना भी करना है। तीसरा जो है वो साइक्लोहेक्सेन की संरचना को बताना है। तो अब हम यहाँ ए नंबर हम लोग देख लेंगे हाइड्रोजनिक अभिक्रिया। तो हाइड्रोजनिक अभिक्रिया जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग जो है हाइड्रोजन का योग होता है, उसी को हम लोग जो है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह क्रिया जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। उसी प्रकार जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होता है कमी होता है, उसी को हम लोग जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो साबुन को देख लेते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो है वो सोडियम लवण होते हैं, और अपमार्जक होता है जो अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को होते हैं। और इसमें जो आयनिक समूह जो होता है SO3 और Na, और इसमें क्या होता है कि COO और Na होता है। नेक्स्ट है कि यह कठोर जल में कठिनाई से झाग देता है और यह कठोर जल में आसानी से झाग देता है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन। प्रश्न ये बोला था ना, साइक्लोहेक्सेन की जो है संरचना बताना था, तो साइक्लोहेक्सेन की जो है संरचना ये है। नेक्स्ट है कि हरे पौधे में पाए जाने वाले पोषक के प्रकार की व्याख्या करें और इसकी प्रक्रिया का नाम बताएं, और इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नई सामग्री की सूची बनाना है। उल्लिखित प्रक्रिया के लिए जो है रासायनिक समीकरण भी देना है। उसके बाद दूसरा जो है बोला है कि इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को भी बताना है। देखिए, हरे पौधे जो है स्वपोषी पोषण में पाए जाते हैं। हरे पेड़ पौधे में जो है किस प्रकार का पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण मतलब वो सब अजैव चीज पर जिस पर जान प्राण नहीं है उससे जो है खाना बनाता है ना। तो स्वपोषी पोषण जो है वह प्रक्रम है जिसमें कि स्वपोषी पोषण बाहर से लिए गए पदार्थों को जो ऊर्जा में संचरित रूप में परिवर्तन करता है, मतलब बाहर से जिस पर जान नहीं रहता उससे जो ऊर्जा बना लेता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो कि सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है। और इसमें सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो पर्णहरित है ना, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब।
प्रक्रम के दौरान होने वाली परिघटना, क्या क्या परिघटना होता है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लिया जाता है और प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है वो बदल दिया जाता है, और जल और अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो 45 नंबर, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु में उसके मान का आधी हो जाती है, वायु के सापेक्ष में उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और बी नंबर में बोला है कि अपवर्तनांक N1 के पदार्थ से बनी कांच की एक स्लैब अपवर्तनांक N2 के माध्यम से रखा गया है और स्लैब पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, कांच की स्लैब से निकलने वाली प्रकाश किरणें को पथ पर बनाना है। ठीक है, 1 2 3। तो पहला क्या है कि माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो v बराबर 1/2 गुने वायु में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक बराबर जो है हम लोग का 2 हो जाएगा। और आगे जो बी नंबर में बोला है, बी नंबर का जो है चित्र बना के दिखाना है। ठीक है, n बड़ा होना चाहिए N2 से, तो n बड़ा N2 से जो है ये चित्र दिखाया गया है। दूसरा जो है n बराबर जो है N2 होना चाहिए, तो बराबर है N1 N2 बराबर है, दोनों सीधे जा रहा है। और नेक्स्ट में जो है N2 को बड़ा दिखा देना है N1 से, तो ये N2 जो है वो बड़ा है इस तरह से N1 से। अब आगे आता है कि ऋषभ अपने हथेली को दिखाने के लिए एक हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गया। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेष लेंस का जो है उपयोग किया। पहला, लेंस की प्रकृति और इसका उपयोग के कारण बताना है। दूसरा, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ ने लेंस को कहाँ रखना या फिर तो कहाँ पकड़ना चाहिए ताकि वस्तु जो है वो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दो। और तीसरा जो है वो यदि इस लेंस को फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस को हथेली से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार कैसा जो है वो ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस होगा इसमें, और फोकस F1 तथा वक्रता केंद्र 2F1 के बीच में रखना होगा ताकि जो है प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और बड़ा हो सके। और यहाँ जो है वो F बराबर जो है +10 हो जाएगा और U बराबर जो है -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंस सूत्र से हम लोग जब इसको ज्ञात करेंगे तो V बराबर जो है वो -10 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर होगा और आभासी और सीधा होगा, और इसका आवर्धनता जो है वो 2 होगा, मतलब जो है बड़ा होगा, है ना, दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों उचित है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम भी बताना है और उसका लक्षण भी बताना है। और दूसरा जो है शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार का कार्य करता है या फिर तो यात्रा करते हैं। तो आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित हार्मोन को थायरॉक्सिन संश्लेषण में सहायता करता है। और भोजन में हम लोग लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी बने रहेगा तो हम लोग को जो है वो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाएगा, गला फूल जाएगा, घेघा रोग ये सब हो सकता है। और आयोडीन के जल के माध्यम से हमारा शरीर में पहुंचता है। आयोडीन जो है जल के माध्यम से जो है शरीर में पहुंचता है, और जिस क्षेत्र में जल आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र में जो है वो निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ता है, घेघा वाला। ठीक है, और आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी जो है गायटर बोलते हैं, जिसको घेघा रोग बोलते हैं। लक्षण जो है गर्दन फूल जाता है। उसी तरह से तंत्रिका आवेग जो है विद्युत चालन की प्रक्रिया के माध्यम से तंत्रिकाओं के भीतर यात्रा करते हैं। यह तब होता है जब तंत्रिका कोशिका झिल्ली आयनों की गति से जो है विद्युत संकेत बना देता है। देखिए तंत्रिका तंत्र आप लोग को याद होगा इस तरह से, हाँ ना, इस तरह से आप लोग को याद होगा, चित्र से इस तरह याद है। अब इसमें जो है ध्रुविका रहता है, वो ग्रहण करता है सूचना को, और यहाँ ग्रहण करके ये आवेग उत्पन्न करता है और ये अगला में भेज देता है। इस तरह से आप लोग को पता होगा। अब नेक्स्ट है कि न्यूरॉन की संरचना बनाए और उस पर निम्नांकित लेबल करे। ध्रुविका भी बनाना है, कोशिकाएं भी बनाना है, नाभिक केंद्र भी बनाना है और एक्सॉन भी बनाना है। और दूसरा जो है न्यूरॉन के भागों के बारे में बताना है जहाँ की सूचना प्राप्त होता है और जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग में रूपांतरित करती है, जहां इस आवेग को आगे चलकर जो है वो संचरण के लिए जो है रासायनिक संकेत में परिवर्तन किया जाता है। और चौथा जो है रोमस्कुलर जंक्शन तंत्रिका पेशीय संधि को परिभाषित करना है। तो देखिए ये हम लोग का तंत्रिका कोशिका, इसमें ध्रुविका को भी दिखाया गया है, केंद्रक भी दिखाया गया है, तंत्रिकाक्ष भी दिखाया है, कोशिकाकाय भी दिखाया गया है। ठीक है, कौन कौन भाग है उस सारा को यहाँ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग का ये #1 वीडियो था। इसके बाद 4 वीडियो और आएगा, और सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और इसी प्रकार जो है वो आप लोग को 95+% लेके आना है तो लेके आना है। ठीक है, सारा तरह से तैयारी करवाया जाते रहेगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज वहां भी जुड़ जाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।